अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन हमने करना सीखी थी अपनी लास्ट वीडियो में। अब जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो हो सकता है कि आपकी डी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, या आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं, या आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो सकती है। लेकिन वो केसेस कौन से हैं और उसका प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो आज हम समझेंगे। तो 7.1 में आपके सामने डी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21। तो इसमें बात हो रही है कि बोर्ड या कोई भी ऑफिसर जो कि ऑथराइज करा हो बोर्ड ने मे डी रजिस्टर्ड आर रजिस्टर्ड पर्सन और सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस एज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। तो वो बोर्ड मतलब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बात हो रही है, इनलैंड बोर्ड की। तो वो या उनके बताए हुए कोई भी ऑफिसर्स जो कि जिनकी पास अथॉरिटी है, वो किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप्स को डी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिनको अब अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये पहली बात आ गई। इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो कि रूल नंबर 11 में बताया गया है सेल्स टैक्स के 2006, जिसमें बताया गया है कौन से लोग हैं जो अब खुद डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं या उनको कराया जा सकता है। नंबर 1, ही सीजेस टू कैरी ऑन हिज बिजनेस। अगर कोई बिजनेस कर रहा था तो रजिस्टर्ड हुआ था, उसका एसटीआर नंबर था, लेकिन अब वो बिजनेस बंद कर रहा है तो जाहिर है उसको उसकी जरूरत नहीं है। हिज सप्लाईज हैव बिकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो उसकी जो सप्लाईज थी, जो उसके गुड्स थे, वो अब एग्जेम्प्ट हो चुके हैं टैक्स से, तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो भी वो डी रजिस्टर हो सकता है। ही ट्रांसफर और सेल हिज बिजनेस। फर्स्ट और थर्ड में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट में वो बंद कर रहा है, लेकिन थर्ड में वो किसी और को सेल कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, तो अब खुद वो बिजनेस नहीं कर रहा, तो भी वो डी रजिस्टर्ड हो सकता है। नाउ मर्जर विद अनदर पर्सन और फेलियर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर कंसेक्यूटिव 6 मंथ्स। तो फोर्थ में तो मर्ज कर रहा है। जब आप मर्ज कर लेंगे तो जाहिर है, हमने पढ़ा था कि हर कंपनी का, हर बिजनेस का एक यूनिक सेल्स टैक्स रिटर्न नंबर होगा। तो अगर उसमें दो लोग हैं तो दोनों मिलके दो रिटर्न फाइल नहीं हो सकते, एक ही रिटर्न फाइल होगा। और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो है नंबर 5, कि अगर आपने 6 मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं करा, यू आर फेल टू फाइल योर रिटर्न फॉर द नेक्स्ट फॉर द कंसेक्यूटिव 6 मंथ, तो फिर आपके मसला हो जाएगा, फिर आपको डी रजिस्टर्ड कर देगा FBR। नाउ इस पे पूरी जो बात है डी रजिस्ट्रेशन की, नॉर्मली वो इस पे चलेगी हमारे। हम देखते हैं 7.2 में प्रोसीजर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 11। ठीक है, ऊपर जो हमने पूरी बात करी है वो लिखी है रूल नंबर 11 में, और इसी को फर्दर इन्होंने और डिफाइन करा है। Every registered person who ceases to carry on his business or whose supplies become exempt from tax or who ceases to remain registered shall apply to the Commissioner Inland Revenue having jurisdiction for cancellation of his registration in Form STR 3, and the Commissioner on such application or on its own initiative may issue order or deregistration or cancellation of the registration of such person from such date as may be specified, but not later than 90 days from the date of such application or the date all the dues outstanding against such person are deposited by him, whichever is later, and such person shall be deregistered through computerized system accordingly. तो फर्स्ट में तो बोलिए, अगर आप बिजनेस अपना खत्म कर रहे हैं या आपकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो चुकी हैं, या आप खुद को समझते हैं कि आप रजिस्टर्ड अब आपको नहीं करना चाहिए, तो अप्लाई किसके पास जाके करेंगे? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास। और उनको जो एप्लीकेशन देंगे तो उसमें उनको फॉर्म देंगे STR 3। ठीक है, ये फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, STR 1 2 3 4, तो हमें ही पता होना चाहिए जब हम डी रजिस्टर्ड होने जाएंगे तो हम STR 3 का फॉर्म देंगे, और फिर उसमें हम बताएंगे कि हम क्यों डी रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं। तो कमिश्नर उसमें ऑर्डर इशू कर सकता है कि कैंसिलेशन का या डी रजिस्ट्रेशन का आपका। लेकिन उससे पहले वो बोलेगा कि आपके जितने भी बकाया जाते हैं सेल्स टैक्स रिटर्न, अगर आपने सेल्स टैक्स इससे पहले सबमिट नहीं करवाया है तो वो सब सबमिट करवा दें। तो सेल्स टैक्स सबमिट होने से या एप्लीकेशन के बाद 90 डेज होते हैं, जिसके अंदर अंदर कमिश्नर नोटिफिकेशन दे देता है कि आपको डी रजिस्टर्ड कर दिया गया है, और वो कंप्यूटराइज सिस्टम में भी आ जाता है।
अब बात करते हैं पॉइंट 2 में, द कमिश्नर अपॉन कंप्लीशन ऑफ एनी ऑडिट प्रोसीडिंग और इंक्वायरी व्हिच हैव बीन इनिशिएटेड कॉन्सिक्वेंट अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन फॉर डीरजिस्ट्रेशन shall complete the proceeding or inquiry within 90 days from the date of application and direct the applicant to discharge any outstanding liability which may have been raised therein by filing a final return under section 28. तो जब एप्लीकेशन जाएगी तो कमिश्नर इंक्वायरी भी करेंगे कि भाई आपके पास कितना सेल्स टैक्स आपने जमा किया था और एफबीआर को कितना सबमिट करवाया है। तो इंक्वायरी का टाइम मैक्सिमम 90 डेज होगा। उस 90 डेज के अंदर वो देख लेंगे कि आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो नहीं है। तो और उसके बाद फिर आपसे बोलेंगे आप फाइनल रिटर्न अपना सबमिट करवा दें। कि फाइनल रिटर्न इसलिए होगा कि उसमें बताया जाएगा कि आपके पास जो भी चीज़ थी सबमिट हो गई, नहीं है तो भी आप फाइनल रिटर्न में बता देंगे कुछ नहीं है। फाइनल रिटर्न करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 जब भी आप डी रजिस्टर्ड हो रहे हो। Third, may the person applying for deregistration shall not be deregistered unless he provide required for records for the purpose of auditor inquiry. अगर आप deregistration के लिए जा रहे हैं, बेशक आपने सब कुछ सबमिट कर दिया है, लेकिन अगर ऑडिटर आपसे कुछ मांग रहा है तो आपको वो रिकॉर्ड देना जरूरी है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं देंगे तो आप डीरजिस्टर्ड नहीं होंगे। Now, if a registered person fails to file tax return for 6 consecutive months, अब यहाँ से बात हो रही है इंपॉर्टेंट कि ये डी रजिस्टर्ड नहीं होना चाह रहा है, लेकिन ये इसने 6 महीने तक अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करा है। सेल्स टैक्स का रिटर्न हर महीने फाइल करना होता है। तो कमिश्नर उसके खिलाफ एक्शन लेगा और आफ्टर इशूइंग अ नोटिस इन राइटिंग एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड to such person shall issue order of deregistration of such person. The computerized system shall be caused to deregister the person accordingly. तो कमिश्नर उसको नोटिस भिजवाएंगे, उसकी बात सुनेंगे कि उसको एक मौका दिया जाएगा कि आके अपनी बात बताएं। लेकिन उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं, किसी भी वजह से आया ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है या इसका काम नहीं चल रहा है, जो भी चीज़ है, तो उस ऑर्डर दिया जा सकता है कि इसको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाए। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में वो बोलते हैं द ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी ऑफ द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड रिलेटिंग टू द पीरियड when he conducted business as a registered person shall not be affected by the fact that his registration has been cancelled or that he has ceased to be a registered person। ठीक है, तो जो उसकी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज थी, ठीक है, जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई थी ड्यूरिंग दैट पीरियड, उसमें अगर वो बिजनेस करता रहा एज अ रजिस्टर्ड पर्सन, उससे वो बरियोजमा नहीं होगा। उसने जो 6 महीने के रिटर्न सबमिट नहीं करवाए, जो सेल्स टैक्स कस्टमर से लिया था, एफबीआर को नहीं दिया, वो तो उसको देना ही होगा। ठीक है, तो यहां तक बात थी डी प्रोसीजर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 11, और से पहले डी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 21 से हमने पढ़ा। अब हम आते हैं सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में, रूल नंबर 12 एंड सबसेक्शन ए। उसमें कहते हैं वेयर अ कमिश्नर having jurisdiction is satisfied that a registered person has issued fake invoices, evaded tax, or committed tax fraud, registration of such person may be suspended by the commissioner through the system without prior notice pending further inquiry। अगर कमिश्नर को लगा कि आपने इनवॉइसेस झूठी बनाई हैं या आपने टैक्स एविजन करा है, इलीगली आपने टैक्स छुपाया है, एक टैक्स अवॉइडेंस है और एक टैक्स एविजन है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल तरीका होता है जिसमें एडमिसिबल डिडक्शंस आप डिडक्ट करके इनकम कम हो जाती है तो टैक्स कम देना पड़ता है। टैक्स एविजन में आप झूठे गलत तरीके से, इलीगल तरीके से टैक्स छुपाते हैं, इनकम कम शो करते हैं। या तो आपने टैक्स फ्रॉड करा है कि आपने कलेक्ट ज्यादा करा है, सबमिट कम करा है और बोला है मुझे इतना ही मुझे कलेक्ट हुआ था। तो रजिस्ट्रेशन उस इंडिविजुअल की, उस बिजनेस की, विदाउट इशूइंग अ नोटिस, विदाउट इंक्वायरी, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो जाएगी बाय द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। नाउ द बेसिस फॉर सच सेटिस्फैक्शन में इंटर एलिया include the following: non-availability of the registered person at the giving address। आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी अपनी, उसमें जो एड्रेस लिखा था वहां पे तो वो अवेलेबल ही नहीं है वो रजिस्टर्ड पर्सन। refusal to allow access to business premises or refusal to furnish record to an authorized inland revenue officer। अगर inland revenue officer विजिट करने गया है उसके premises में, business premises, उसको अंदर आने से मना कर दिया है या आपने उसको रिकॉर्ड्स दिखाने से मना कर दिया है तो भी आप सस्पेंड हो सकते हैं।
Abnormal tax profile, such as taking excessive input tax adjustment, continuous carry forwards or sudden increase in turnover. मतलब आपकी जो टैक्स प्रोफाइल है उसमें बहुत सी बिजार टेक्निकलिटीज हैं। कभी आपका टर्नओवर कम था, अचानक बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा उस वक्त हुआ जब गवर्नमेंट ने बोला था कि ये इस क्लास को बेनिफिट दे दिया जाए, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं आपको बेनिफिट दे दिया जाए, तो उसमें आपकी सेल्स बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको टैक्स कम देना पड़ा। लेकिन जब आपको टैक्स देना था तब टैक्स कम थी, वो आपकी सेल्स कम थी। इसके अलावा आपकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स, एक्सेसिव इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं और कैरी फॉरवर्ड्स बहुत ज्यादा आपने करे हुए हैं, तो फिर भी आप सस्पेंड हो सकते हैं। ठीक है। मेकिंग substantial purchases from or making supplies to other blacklisted or suspended person। अच्छा, जिसको एफबीआर सस्पेंड कर दे, ब्लैकलिस्ट कर दे, उससे आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप उन्हीं से परचेज कर रहे हैं, उन्हीं को सप्लाई से कर रहे हैं, तो फिर आप डी रजिस्टर हो सकते हैं विद सस्पेंशन। ऑन नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न बात कर चुके हैं। अगर आप सेल्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो भी सस्पेंड भी हो सकते हैं। ऑन नॉट ओनली डी रजिस्टर्ड होंगे, आप सस्पेंड भी हो सकते हैं। ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिश्नर ऑफ एनी अदर जुरिस्डिक्शन, कमिश्नर की किसी भी और जुरिस्डिक्शन के हिसाब से भी अगर वो रिकमेंड करे तो भी आप सस्पेंड हो सकते हैं। एनी अदर रीजन टू बी स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर के अलावा कोई और रीजन दे जो कि वैलिड हो उस वक्त ऑन द ग्राउंड, तो भी आप डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। नाउ होगा क्या जब आप डी रजिस्टर्ड होंगे? द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल टेक प्लेस थ्रू अ रिटन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर कंसर्न गिविंग रीजंस फॉर सस्पेंशन। सबसे पहले तो कमिश्नर जो नोटिस देगा उसमें रीजंस बताएगा कि आपको सस्पेंड क्यों किया, एंड द ऑर्डर शैल बी इंडोर्स्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन कंसर्न, ऑल अदर रीजनल टैक्स ऑफिसेज, एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम। उस पर्सन को भी जाएगा, तमाम रीजनल टैक्स ऑफिस में भी जाएगा, और इसके अलावा एफबीआई के कंप्यूटर सिस्टम में भी जाएगा। तो जो उनका कंप्यूटर सिस्टम है, द स्टार कंप्यूटर सिस्टम एंड द कस्टम विंग कंप्यूटर सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ, तो इन बाकी कंप्यूटर सिस्टम में भी चले जाएंगे। The registered person who does not file tax return for 6 consecutive months shall be caused to be suspended through the system without any notice। तो इनको जरूरी आप डी रजिस्टर्ड करें, कमिश्नर साहब बुला के उनसे सुनेंगे भाई आपने क्यों सबमिट नहीं करवाया, उसको डायरेक्ट सस्पेंड भी किया जा सकता है विदाउट इशूइंग अ नोटिस। In cases where the buyers and suppliers of any such person whose registration is being suspended belongs to another regional tax office, and these buyers suppliers are also required to be suspended। तो बायर सप्लाईज जो उस पर्सन के हैं जो कि जिनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी और वो किसी और रीजनल टैक्स ऑफिस से बिलोंग करते हैं, तो उनकी भी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगी। द कमिश्नर शैल इंटीमेट द चीफ कमिश्नर ऑफिसर, चीफ कमिश्नर ऑफ द कंसर्न रीजनल टैक्स ऑफिस इन हुज जुरिसडिक्शन सच बायर सप्लाईज फॉल। कमिश्नर खुद उनसे कांटेक्ट करेगा उस रीजनल टैक्स ऑफिस में जहां पे इसके बायर्स और सेलर्स मतलब belong करते हैं। In writing explaining the complete fact of the case and reason on the basis of which biases are to be suspended to initiate proceeding of for suspension, blacklisting of the buyers and suppliers। तो अगर आपने किसी ब्लैक लिस्टेड को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो भी आप इस तरह हो सकते हैं सस्पेंड। No input tax adjustment refund shall be admissible to the registered person during the currency of suspension. Similarly, no input tax adjustment refund shall be allowed to any other registered person on the strength of invoices issued by such suspended person during the currency of suspension। तो एक तो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन होता है। रजिस्टर्ड पर्सन को बेनिफिट्स होते हैं कि वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करा सकते हैं, रिफंड करा सकता है, और वो एडमिसिबल भी हो सकते हैं उसके लिए। तो अब वो सस्पेंड हो गया है तो जाहिर है वो बेनिफिट्स अवेल नहीं कर सकता जब तक वो सस्पेंड है। Now, the commissioner shall within 7 days of issuance of order or suspension issue a show cause notice। 7 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस देगा थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और courier service to the registered person to afford an opportunity of hearing within 15 days of the issuance of such notice, clearly indicating that he will be blacklisted। तो 7 दिन के अंदर जो वो शो कॉज नोटिस देंगे सस्पेंड करने के बाद, उसमें उनको लिखा होगा कि आप 15 दिन के अंदर अंदर आके अपनी वजाहत दे सकते हैं कि हमें आपके बिजनेस पे जो इतराज है उसमें आप, जिसकी वजह से हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, आप अपनी वजाहत दे सकते हैं। हो सकता है हम गलत हो, लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपको नेक्स्ट क्या होगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अभी डी रजिस्टर्ड हो गए हैं और सस्पेंड हो गए हैं,
और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट जो आपका फेज आएगा वो आएगा सस्पेंड होने, सॉरी ब्लैकलिस्ट होने का। और ये ब्लैकलिस्ट कब होंगे? इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स टू द नोटिस, अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया 15 दिन में, और अगर उन्होंने वो रिकॉर्ड्स नहीं दिए जो ऑफिस कमिश्नर ने मांगे हैं, और अगर उन्होंने उसके बाद कोई एक्सेस नहीं दिया बिजनेस रिकॉर्ड का और अपने प्रीमिसेस का तब भी, और इसके अलावा कोई और रीजन अगर कमिश्नर लिख के दे रहे हैं। इसके बाद कहते हैं इन केस शो कॉज नोटिस इज नॉट इशू विद इन 7 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बिकम वाइट एप इन इशू। तो अगर वो 7 days के अंदर अंदर सस्पेंशन के अगर वो नोटिस नहीं देते तो आपका जो ऑर्डर है सस्पेंशन का वो हो जाएगा वॉइड एब इन इशू। तो वॉइड एब इन इशू मतलब कि आपका जो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है उसकी जो लीगलिटी है वो आपकी एक तरीके से रुक जाएगी, ठीक है। मतलब वो आपका वॉइड एब इन इशू का मतलब होता है कि इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। इट मींस के लीगली कॉन्ट्रैक्ट जो है वाज वॉइड एज सून एज इट वाज क्रिएटेड, द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट लीगली रिलेटेड बेस्ड ऑन व्हाट वाज रिटन इन द एग्रीमेंट। तो जब तक वो लीगल नोटिस नहीं देंगे 7 दिन का, तब तक आपका जो सस्पेंशन का जो उन्होंने डिसीजन लिया था फिर वो हो जाएगा वॉइड एब इन इशू। सो इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी of the suspended person at the given address, the notice may be affixed on the main notice board of the regional tax office. अगर वो suspended person अपने एड्रेस में ना मिले, अवेलेबल नहीं है, तो आप वो वही लेटर रीजनल टैक्स ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। On receipt of the reply to the notice and after given an opportunity of hearing to the registered person, the commission is satisfied, he may order for revoking or suspension for the registered person. अगर वो आ जाता है और वो समझा देता है, वजाहत दे देता है कि नहीं आपकी तरफ से मिस्टेक है, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी, तो कमिश्नर रिवोक भी कर सकता है अपने सस्पेंशन ऑर्डर्स को। ये थी यहाँ तक बात थी हमारी सस्पेंशन की। अब लास्ट में जो बात है वो है ब्लैक लिस्टिंग की। ब्लैक लिस्टिंग अकॉर्डिंग टू रूल 12 सेक्शन बी, in case after giving opportunity of hearing the offense is confirmed, the commission shall issue an appealable self-speaking order for blacklisting of the registered person and shall proceed to take legal and penal action under the relevant provision of the act. अगर कमिश्नर को कंफर्म हो गया ही सेटिस्फाइड कि नहीं इन्होंने इलीगलिटी करी है, इन्होंने कोई फ्रॉड करा है या कोई भी ऐसा काम करा है जिसकी वजह से इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, तो एक अपीलेबल सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर दे देते हैं ब्लैक लिस्टिंग का। मतलब इसमें वो आके अपील कर सकता है। सेकंड बोलते हैं द ऑर्डर ब्लैक लिस्टिंग शेल कंटेन द रीजन फॉर ब्लैक लिस्टिंग। जाहिर है जब ब्लैक लिस्ट करेंगे तो आप रीजन भी बताएंगे। द टाइम पीरियड फॉर विच एनी रिफंड और इनपुट टैक्स क्लेम बाय सच पर्सन और बाय एनी अदर registered person on the strength of invoices issued by him from the date of his registration shall be inadmissible. Any recovery to be paid or penalties to be imposed. तो उसमें टाइम पीरियड बता दिया था कि इस टाइम पीरियड में अगर इन्होंने किसी से बाय और परचेज करा था और किसी इनके पार्टी को इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करनी थी तो वो सब इनएडमिसिबल हो जाएगी। The order of blacklisting shall be issued within 90 days of the issuance of the notice of hearing. In case the order of blacklisting is not issued within this time period, the suspension of registered person shall become void ab initio. अगर ब्लैक लिस्टिंग का उनको कंफर्म हो जाता है कि हम इसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं तो उसको जो हेयरिंग का नोटिस है उसके 90 डेज के अंदर अंदर इनको उसका नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। अगर उन्हें ऑर्डर ब्लैक लिस्टिंग नहीं करा 90 डेज के अंदर तो सस्पेंशन वाइड एब इशू हो जाएगा, वो उस वक्त तक लीगल नहीं रहेगा। फिर कॉपीज ऑफ द ऑर्डर शेल बी इंडोर्स टू द रजिस्टर्ड पर्सन कंसर्न। जो कॉपीज होगी ब्लैक लिस्टिंग की वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जाएगी, तमाम रीजनल टैक्स ऑफिसर्स को जाएगी, एफबीआर कंप्यूटर सिस्टम, स्टार कंप्यूटर सिस्टम, कस्टम विंग कंप्यूटर सिस्टम को जाएगी, और ये तमाम रीजनल टैक्स ऑफिसर्स सर्कुलेट कर देंगे वो जो ब्लैक लिस्टिंग की लिस्ट है रिफंड सेक्शन को, ऑडिट सेक्शन को, कंसर्न स्टाफ को। इसके अलावा तमाम रीजनल ऑफिसर्स सर्कुलेट करेंगे कॉपीज कंप्यूटर सिस्टम जनरेटेड लिस्ट ऑफ इनवॉइसेस में जो कि इशू करी है ब्लैक लिस्टिंग पर्सन ने, एज रेफर टू इन द प्रोसीडिंग क्लॉज टू ऑल ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। तमाम इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को भी वो सर्कुलेट कर देंगे। और लास्ट में है कि द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू
Receiving the oversight list under clause 5 shall issue show cause notice under section 11 and subsection 3 of section 21 of the act to a registered person for rejecting the input tax or refund claim against the invoices so circulated, and further proceed to decide the matter as well law through a self-speaking appealable order, and after affordable or reasonable opportunity of being heard to such person in the manner as provided in the said subsection 3. तो ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू उनसे पूछ सकता है कि आप ये जो इनपुट टैक्स और रिफंड क्लेम जिन इनवॉइसेस पे आपने करा था जो कि सर्कुलेट हुई हैं, तो उसके बारे में उनसे पूछ सकते हैं अगर आपने इस पे कोई फायदा उठाया था झूठ बोल के, तो उस पर फर्दर इंक्वायरी के लिए वो बुला सकते हैं आपके ऑफिसर्स। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने कवर करा है फर्स्ट ऑफ ऑल डील विद रजिस्ट्रेशन कब कब हो सकती है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, और फिर सस्पेंड कब होगा, और सस्पेंड होने के बाद ब्लैक लिस्ट कब होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।